नमस्कार, बुक बूस्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी प्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज का हम तीसरा एपिसोड लेकर आ चुके हैं, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से है। अगर आपने पहला और दूसरा एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर भी फ्लैश हो रहा होगा, जाकर उसको चेकआउट करें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है कि कौटिल्य की पुस्तक किस विषय पर आधारित है। कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र जो है ये किस विषय पर आधारित है। ऑप्शंस है आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय और उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से। कौटिल्य को आप दूसरे नाम से जानते हैं, चाणक्य, इस नाम से भी ये फेमस है। कहीं कहीं से विष्णुगुप्त भी कहा गया है। इन्होंने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को मदद की थी घनानंद को हराने में। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने थे। उसके प्राइम मिनिस्टर बन गए थे चाणक्य। ठीक है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र। इसमें एक सप्तांग सिद्धांत दिया गया था जो कि बहुत ही प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक। ये त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से रिलेटेड है त्रिपिटक। त्रिपिटक के 3 भाग हैं। ठीक है, एक है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। अब विनय पिटक जो है इसमें संघ के नियम वर्णित हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश यानी शिक्षा संग्रहित है, बुद्ध के उपदेश। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन संग्रहित हैं। विनय पिटक के संकलन करता थे उपाली, सुत्त पिटक के आनंद और अभिधम्म पिटक के मोगलीपुत्र टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ऑप्शन है राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो अशोक का जो धम्म है, धम्म का तात्पर्य क्या है? धम्म का तात्पर्य है एक आचार संहिता। आचार संहिता जो उसके प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए आवश्यक है, वो आचार संहिता। तो धम्म की जो ये परिभाषा ली गई है, अशोक ने जो धम्म की परिभाषा ली वो ली गई थी राहुलोवाद सुत्त से। राहुलोवाद सुत्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेखों में, पुराणों में या मेगास्थनीज के इंडिका में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज के इंडिका में। मेगास्थनीज ने इंडिका में वर्णन किया है कि मौर्य समाज जो है 7 वर्गों में बटा हुआ था। ये 7 वर्ग हैं इसके: दार्शनिक, किसान, चरवाहा एवं शिकारी, इसको अहीर भी बोलते थे, कारीगर एवं व्यापारी, सैनिक, जासूस या निरीक्षक, सभासद या मंत्री। इन 7 वर्गों में मौर्य समाज का विभाजन दर्शाया गया है मेगास्थनीज के इंडिका में। मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके राजदूत थे ये? सेल्यूकस निकेटर के। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ग्राम पंचायत, विलेज असेंबली के लिए, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए, श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए, तमिल संस्कृति की उन्नति के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चोल काल इसमें से सबसे फेमस था ग्राम पंचायत के लिए। चोल काल का एक स्थानीय स्वशासन प्रणाली था। स्थानीय स्वशासन, चोल काल ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रणाली विकसित की थी, इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अगर चोल काल का जो अगर आप पूछे कि इसका स्थापना किसने किया था, इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे विजयालय और इसकी राजधानी थी तंजौर या तंजावुर। ठीक है, वर्तमान में जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है ना, वो चोल काल का ये स्थानीय स्वशासन प्रणाली जो था उसी का एक आधुनिक रूप है। तो आप सोच सकते हैं कितना विकसित और उन्नत साम्राज्य था चोल काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते हैं।
शिखर, गोपुरम, देवालय, मंडप, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपुरम। दक्षिण भारत के जो मंदिर है उसका जो मेन गेट होता है वहां उसको बोलते हैं गोपुरम। बहुत सुंदर डिजाइन किया गया था, बहुत सुंदर दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंगयून ने भारत की यात्रा की थी। यह है आपके सामने ऑप्शंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 515 से 520 ईस्वी के मध्य जो है चीनी यात्री सुंगयून ने भारत की यात्रा की थी। इसका मेन जो है मकसद क्या था, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को संग्रहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बनावली। बनावली कहां पे है? यह है हरियाणा में। हरियाणा में यहां से क्या मिला है हमें? टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। लोथल कहां है? लोथल गुजरात में है। कालीबंगा ये राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में है। इसका अर्थ होता है काली चूड़ियां। यहां से क्या मिला है जो फेमस है? यहां से बनावली से आपको टेराकोटा का हल मिला है। यहां से जुते हुए खेत मिले हैं, जुते हुए खेत। धौलावीरा ये भी गुजरात में है, यहां से डॉकयार्ड के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है कलिंग नरेश खारवेल, इसका संबंध था महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से, रठभोजक वंश से, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, क्योंकि खारवेल जो है चेदी वंश से संबंधित है और चेदी वंश को जो है महामेघवाहन वंश भी कहते हैं, क्योंकि चेदी वंश की स्थापना जो है महामेघवाहन ने की थी। तो दोनों एक ही वंश का नाम है, चेदी वंश, महामेघवाहन वंश एक ही वंश है। इसलिए कलिंग राजा खारवेल का संबंध इनमें से एक से अधिक से हो जाएगा। ठीक है। खारवेल जो है ये जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म। कलिंग राजा खारवेल के बारे में जो जानकारी मिलती है हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख यह है उड़ीसा में, उदयगिरी पहाड़ी के पास। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? ऑप्शन है बिना जोती हुई जंगली भूमि, घने जंगल वाली भूमि, सिंचित भूमि, जोती हुई भूमि, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिना जोती हुई जंगली भूमि। बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। गुप्त काल में जो है भूमि को उपयोगिता के आधार पर 5 भागों में बांटा जाता था, उन्हीं में से एक है ये अप्रहत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे पूछ रहा है? आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स, वी ए स्मिथ, इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वी ए स्मिथ। ये कौन थे? ये इतिहासकार थे, ब्रिटिश इतिहासकार थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? ऑप्शन है श्रावस्ती, कौशाम्बी, सारनाथ, पावापुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। सारनाथ को एक और नाम से जाना जाता है ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम यहां पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और इस घटना को बोला जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है। हां, अगर सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया ये पूछा जाए तो वो हो जाएगा श्रावस्ती, मतलब सर्वाधिक उपदेश यही दिया गया है। पहला उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क और समुद्रगुप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है ये वीणा बजाने में बहुत निपुण था। इसके विजयों का जो वर्णन किया गया है वो हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन है इसमें। प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध महासभा यानी बौद्ध संगति का सभापतित्व किया गया था, अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है महाकश्यप, वसुमित्र, अश्वघोष और मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा, और इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा। थर्ड का बात हो रहा है तो ये कब हुआ था? अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में कहां पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में इस तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इसी संगति में जो है, इसी महासभा में जो है कथावस्तु का संकलन किया गया था। कथावस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया गया था जो कि अभिधम्म पिटक के अंतर्गत ही आता है। अभिधम्म पिटक। थर्ड बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में, अशोक के शासनकाल में, पाटलिपुत्र में, और इसी महासभा में कथावस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया गया था जो अभिधम्म पिटक के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट है पूर्व गुप्त काल में सीसे के सिक्कों का एक बड़ा संख्या जारी किया गया था। किसके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा, शकों के द्वारा, कुषाणों के द्वारा, मौर्यों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सातवाहनों के द्वारा। सातवाहन ने सीसे और कोटिन के सिक्के जारी किए थे जो कि आम जनों के द्वारा लेन देन में प्रयोग किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया है? ऑप्शन है रोमिला थापर, डीएन झा, वीए स्मिथ, एचसी रायचौधरी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है रोमिला थापर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? कालिदास, हरिसेन, रविकीर्ति, शूद्रक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन। इलाहाबाद प्रशस्ति, इसी को बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, इसका लेखक कौन है? हरिसेन। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का संधि विग्रहक सचिव था। अगला प्रश्न है, बोरोबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? ऑप्शन है भारत तिब्बत कला, भारत कंबोडिया कला, भारत चंपा कला, भारत जावा कला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत जावा कला। देखिए 8वीं सदी में जावा सुमात्रा क्षेत्र में जो है एक राजवंश का उदय हुआ, उसका नाम था शैलेंद्र। इसी शैलेंद्र वंशी शासकों ने जावा में बोरोबुदूर स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, प्रदोत्त कहां का राजा था? इसको चंड प्रदोत्त भी बोलते हैं, चंड प्रदोत्त। ठीक है, कहां का राजा था? ऑप्शन है काशी, कौशल, मगध, अवंती, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अवंती। चंड प्रदोत्त जो है वो अवंती का राजा था। चंड प्रदोत्त का बिंबिसार से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित था। बिंबिसार से एक बार क्या हुआ था, जब चंड प्रदोत्त जो है पीलिया रोग से ग्रसित हो गए थे तो बिंबिसार ने ही अपने राजवैद्य जीवक को इसके दरबार में भेजा था। जीवक नामक राजवैद्य को चंड प्रदोत्त के दरबार में भेजा था बिंबिसार ने, उसके पीलिया रोग को समाप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है, हून राजा तोरमान किस ओलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? ऑप्शन है यशोधर्मन, प्रकाशधर्मन, राज्यवर्धन, विष्णुवर्धन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यशोधर्मन। यशोधर्मन ने हून राजा तोरमान को पराजित किया था। यशोधर्मन कहां का राजा था? मालवा का। नेक्स्ट है तंजावुर यानी तंजौर। तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है राजा चोल, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, कुलोत्तुंग। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा चोल। इसको राज प्रथम भी बोलते हैं, राज प्रथम। ये किस वंश के थे? चोल वंश के। ये मंदिर जो है वृद्धेश्वर मंदिर, ये तंजौर में है, मतलब ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में स्थित है। किसका बना हुआ है? तो ग्रेनाइट का बना हुआ है। और ये मंदिर जो है यूनेस्को के धरोहर स्थल में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें विधवा दहन यानी सती प्रथा का उदाहरण उल्लेखित है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त का एरन पाषाण अभिलेख, बुद्धगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख, भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख, तोरमान का एरन वरा अभिलेख। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। यह स्तंभ अभिलेख जो है मध्य प्रदेश में है, एमपी में। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि भानुगुप्त के जो मंत्री थे उनका नाम था गोपराज। वो जो है उनके साथ युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तो उसकी पत्नी ने सती प्रथा को फॉलो करते हुए अपना दहन कर लिया था। तो उसी से संबंधित है ये भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। इसलिए इसको एरन का सती अभिलेख भी कहते हैं। इसका अन्य नाम है एरन का सती अभिलेख। अगला प्रश्न है, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 वर्ष। 15 वर्ष की अवस्था में, 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार जो है सिंहासन पर बैठा था। ये किस वंश से संबंधित है? हर्यंक वंश से। ये हर्यंक वंश के राजा थे। अगला प्रश्न है, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? ऑप्शन है राजराज चोल, खारवेल, मिनांडर और पुष्यमित्र शुंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खारवेल। कलिंग राजा खारवेल द्वारा जो है ये गोरखगिरी विजित की गई थी। गोरखगिरी वर्तमान में जहानाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का या तंत्र का? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म का। नालंदा जो है विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसे 2016 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की
सूची में शामिल किया गया था।